बाकी ये डिस्कशन लेक्चर क्लास में ध्यान से सुन लोगे, बाकी अगर कुछ वैसा जरूरत पड़ता है तो फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग देखो, वहाँ पे क्लास में एक बार ध्यान से सुन लो, तो फिर रिकॉर्डिंग का बहुत ज्यादा जरूरत, जो भी नोट करना है यहाँ पे नोट करते चले जाओ। क्योंकि जब भी होता है इसमें ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में जब तुम यूज करोगे तो लेक्चर के अलावा वैसे भी तुम लोगों को पीटी में बताया गया है कि स्क्रीन टाइम जितना कम हो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसमें और भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। Yes. अब यहाँ पे देखना है स्टेज में, अब जो क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ना है। बोला जा रहा है कि ईच बेंजीन रिंग कंटेनिंग ओनली वन सीएल ग्रुप। अब दो बेंजीन रिंग आ रहा है और एक बेंजीन रिंग के पास क्या हो, एक ही सीएल ग्रुप है। ऐसा नहीं कि एक ही बेंजीन रिंग में दो सीएल अटैच कर देना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे है पॉसिबिलिटी क्या यहाँ पे है, इसमें भी सीएल को रखो यहाँ पे और इसमें भी सीएल को रखो यहाँ पे, एक की पॉसिबिलिटी आ गया। दूसरा क्या करना है इसमें, यहाँ पे है एक सीएल को इसमें फिक्स कर दो आर्थो पे इसके रेस्पेक्ट में, और एक जो सीएल आ रहा है तुम्हारा इसमें इसको चेंज कर दो, इसको मेटा पे ले आओ इसके रेस्पेक्ट में। और क्या करोगे इसमें, यहाँ पे है दोनों बेंजीन में एक एक सीएल ही लगाना है, क्वेश्चन में बोल रखा है ऐसा। एक सीएल को यहाँ पे लगाओ और अब क्या करो, एक सीएल को इधर ले आओ यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो इसमें होता है क्या है कि अगर ऐसा कुछ करता है, यहाँ पे है एक सीएल को फिक्स कर लिया यहाँ पे है, अब इस सीएल को अगर इधर ले आता है यहाँ पे, ये तुम्हारा किससे मैच कर जाएगा, लास्ट वाला सेकंड वन, ये सेकंड वन से मैच कर जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों सीएल सेम साइड है, नो वो नहीं देखना है। इसके इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये भी मेटा पोजीशन है 1 2 3, और ये भी तो इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3, तो दोनों सेम आ गए यहाँ पे। इसके रेस्पेक्ट में ये थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन और इसके रेस्पेक्ट में ये भी थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन, तो ये दोनों सेम है, इसको फिर नहीं लेना है। क्लियर है ये सेकेंड एंड ये जो लास्ट है इसमें सेम आ रहा था, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब क्या करना यहाँ पे है, एक जो सीएल था लेफ्ट वाले बेंजीन पे सीएल को आर्थो पे फिक्स करते हुए राइट वाला जो बेंजीन का क्लोरीन था उसको वेरी करा रहे थे, आर्थो पे मेटा पे पैरा पे। अब क्या करता है यहाँ पे है, ये जो सीएल है इस सीएल को आर्थो पे ना फिक्स करके इसको मेटा पे ले आओ। अब इसमें अगर इसको यहाँ पे ले आए, ये किससे मैच कर रहा है, सेकंड, ये भी सेकंड से मैच कर देगा। देखो क्लियरली वहां पे इस दोनों बेंजीन है, इसमें सीएल यहाँ पे और इसमें सीएल यहाँ पे। अब इसी को जब रोटेट करो यही तो आ जाएगा, ये भी नहीं लेना यहाँ पे। अब क्या करो, इसी सीएल को यहाँ पे अटैच कर दो, ये एक डिफरेंट वन आ जाएगा, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। ऊपर जो स्ट्रक्चर ड्रॉप किया गया इसके रिस्पेक्ट में ये भी थर्ड पोजीशन पे, इसके रिस्पेक्ट में ये भी थर्ड पोजीशन पे। क्लियर है। अब क्या करो नेक्स्ट इसमें यहाँ पे सीएल, अब यहाँ पे ये जो सीएल था इसको ले आओ तुम पहला पोजीशन पे, एक ये सीएल, ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट वन आ रहा है। अब क्या करो इसमें, इस सीएल को अगर इधर लाते हो तो फिर इसी से मैच कर जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। तो लास्ट वन जो रहेगा तुम्हारा एक, इस सीएल को इधर ले आओ यहाँ पे, और इधर का भी जो सीएल है इसको बिल्कुल पहला पोजीशन पे सीएल, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा इसमें 6। इसके अलावा कुछ भी ड्रॉ करते हो, कुछ भी रैंडम सा, तो तुम्हारा मैच कर जाएगा। मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर ऐसा कोई ड्रॉ कर रहे हो, मान लेते तुम यहाँ पे एक सीएल लगा दिए और एक सीएल इधर अटैच कर रहे हो,
ये किससे मैच करेगा? ये तुम्हारा इससे मैच कर रहा है, लास्ट या सेकंड लास्ट है। दैट मीन्स का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा? 6। 1 2 3 4 5 6। प्रोसेस कैसे करना है? दोनों को क्लोजन पे रख लिए, दोनों को ऑर्थो पोजीशन पे रख लिए, एक को फिक्स रखते हुए दूसरे को रोटेट करा रहे हैं। फिर ऑर्थो वाले पे 3 केस आगे जब इसको रोटेट करा रहे थे, इसको मेटा पे ले गए, इसको भी मेटा पे, इसको मेटा, इसको पैरा पे लाए, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पैरा देख रहे हैं वो यहाँ पे, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये भी पैरा पे और ये भी पैरा पे। ये डिफरेंट केस बनता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है? यस सर। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे फिर। तो नेक्स्ट है इसमें स्पायरो कंपाउंड्स है। तो बायसाइक्लो कंपाउंड का मैंने नेमिंग कुछ बताया हुआ था। उस स्पायरो कंपाउंड्स का मैं एक दो एग्जांपल वह जल्दी से करा देता हूँ। स्पायरो कंपाउंड आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था कि जब दो रिंग में एक ही कॉमन कार्बन हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पायरो कंपाउंड। अब मान लो कुछ इस टाइप का कंपाउंड आ रहा था, ये कैसा कंपाउंड रहेगा तुम्हारा? स्पायरो कंपाउंड। इसमें नंबरिंग कहां से करते हैं? एक रूल है, इसमें लिखा हुआ भी है, देखो तुम लोग पढ़ो, उसी क्वेश्चन नंबर 15 नीचे दिया हुआ है, जो कि नंबरिंग के लिए बोल्ड में दे भी रखा है। द नंबरिंग इज स्टार्टेड नेक्स्ट टू द स्पायरो एटम। तो जो कॉमन कार्बन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पायरो कार्बन या स्पायरो एटम। क्लियर है? नेक्स्ट टू द स्पायरो एटम लोअर मेंबर्ड रिंग, दैट मीन्स यहाँ से एडजेसेंट टू स्पायरो कार्बन, दैट मीन्स इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से कहीं से स्टार्ट कर सकते हो इसमें। बट ध्यान क्या रखना है इसमें कि स्मॉलर रिंग में मूव करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ ये भी एडजेसेंट में, बट इससे स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ से 1 2, या नीचे से स्टार्ट कर सकते थे 1 2 1 2 3। अब 4 इसको दो या 4 इसको दो, किसी को दे सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7। इस कंपाउंड का नेम क्या आ जाता है यहाँ पे? स्पायरो। स्पायरो कंपाउंड में सबसे पहले क्या लिखते हैं? स्पायरो। और यहाँ पे सबसे पहले किस में विजिट कर रहे थे वो? यहाँ पे है इस लोअर रिंग में। इस कॉमन कार्बन के अलावे इस रिंग में, स्मॉलर रिंग में और कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे? 2 1 2। यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? 2। इस रिंग में कितना कार्बन आ रहा था? इस कार्बन को छोड़ करके जो कॉमन कार्बन आ रहा था, 1 2 3 4, 2,4। टोटल कार्बन कितना आ रहा था यहाँ पे? 7, दैट मीन्स हेप्टेन। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं करा देता हूँ यहाँ पे। इस टाइप से पूछो यहाँ पे, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया जाए। इस क्वेश्चन पे ना लगा करके यहाँ पे ग्रुप लगा दो, और तुम यहाँ पे एक CH3 भी अटैच कर देना। कोई भी ग्रुप ले सकते हो, ऐसा मिथाइल है यहाँ पे इथाइल कर लो, जो भी है। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना था ये ध्यान में देख लोगे इसमें। ये कॉमन कार्बन है, स्पायरो कार्बन है, इसके एडजेसेंट में, नेक्स्ट टू का मतलब क्या? एडजेसेंट। इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है इन स्मॉलर रिंग, स्मॉलर रिंग ये है 4 मेंबर का ही रिंग है, और ये 6 मेंबर रिंग है। अब यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करें नंबरिंग, इस कार्बन से या नीचे से? ये बताओ तुम लोग। डाउन से। नीचे से। बिल्कुल सही है, डाउन से यहाँ करना था। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में ये भी देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिले। यहाँ से वो दोनों से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट नीचे से अगर स्टार्ट करें तो जिसको लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, दैट मीन्स 1 2 3 4। अब देखना है कि फिफ्थ पोजीशन किसको था यहाँ पे, इसको या फिर इसको। यहाँ पे नीचे देना है, क्योंकि जब इसको फिफ्थ देंगे ये 6 आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इसको लोएस्ट मिल जाएगा। जब दैट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं इसको 7 8 9। क्लियर है? अब इसमें पोजीशन क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का? 1 6 मिथाइल
6 इथाइल 1 मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख लिए, देन स्पाइरो लिखना है यहाँ पे। स्पाइरो स्मॉलर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ रहा था एक्सेप्ट कॉमन कार्बन? 3 3 लिख लेना पहले, क्योंकि पहले किस में मूव कर रहे थे स्मॉलर रिंग में, दैट मीन्स पहले स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे 3। और क्या आता है यहाँ पे, इस रिंग में कितना कार्बन आ रहा है? 5 एक्सेप्ट दिस कॉमन कार्बन। 5 टोटल कार्बन कितना आ रहा था मेन चेन में? 9, दैट मीन्स नो नेम। क्लियर है? बाकी कोई भी एग्जांपल हो उसी तरीके से करना है। अब कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, हाँ बताओ। सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन। फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो तुम इसमें? सब्स्टिट्यूएंट्स का कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट्स का कार्बन तो ऑलरेडी आ गया ना वो। वजह कि यहाँ पे 6 पोजीशन में क्या था? इथाइल। ये इथाइल तो पहले लिख चुके। किस पोजीशन पे था? 6 इथाइल। फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल आ रहा है, उसको ऑलरेडी लिख चुके हम लोग। 6 इथाइल 1 मिथाइल, और इसी में कंटिन्यू करना था तुम्हें। स्पाइरो 3,5 मोनेन। क्लियर है? यहाँ पे है। अब कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो फंक्शनल ग्रुप भी अगर प्रेजेंट है तो उससे लेना देना नहीं है। नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से स्टार्ट करना है, जो स्पाइरो कार्बन है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से, और वो भी स्मॉलर रिंग से। अब इस प्रोसेस में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है या फिर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, उसको लोएस्ट पोजीशन दे, अगर दे पाते हैं तो फिर देना है उसको वहां पे। बट स्टार्ट नंबरिंग कहाँ से करना है? स्मॉलर रिंग में इसी दोनों कार्बन से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है। बाकी इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3, उसको अटेम्प्ट करो फिर वहां पे। आई होप सारा क्वेश्चन कर सकते हो, आसान सा तीनों। चलो ठीक है, डीपीपी नंबर 8 भी किए तुम लोग। डीपीपी नंबर A8, उसमें भी कुछ डॉट है तो बताओ। डीपीपी नंबर A8, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं उसमें क्या है। ऑप्शन डी, उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 भी है। अब देखो कुछ लोग डिस्कशन जब होता है उसमें कुछ डिस्कशन लेक्चर को लोग स्किप करते हो। ऐसा नहीं कि उसमें 1 का देखते हैं, पूरा ही देख लेते हैं हम लोग। 1 का सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन दोनों देखते हैं वहां पर हम लोग इसका। तो डिस्कशन भी उतना ही सर 1 इम्पोर्टेंट का है। सेकंड नहीं है, वो गलती से भेज दिया था। ओके 1 का थर्ड ही से। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। टू का डी भी है, चेक कर लेते हैं उसका भी। 2 का डी, 2 का बी भी है। क्वेश्चन नंबर 8, और कुछ क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ऑलरेडी। 7, कुछ और आ रहा है इसमें डाउट। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5,
और भी कोई डाउट? मैक्सिमम डाउट तो आ ही गया इसमें, 5-7 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन भी कितना होगा, मुश्किल से 10। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 1 का थर्ड ऑप्शन। 1 के थर्ड ऑप्शन में से बोला जा रहा है कि एक कंपाउंड गिवन है फंक्शनल आइसोमर रिलेशन विद, इसके साथ फंक्शनल आइसोमर रिलेशन होगा वहां पे। मैं सीधा थर्ड ऑप्शन की बात करूँ वहां पे, तो क्या रहा उस केस में OH, OH और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है। अब यहाँ पे देखने की जो पहला स्ट्रक्चर है वहां पे इस टाइप का, COH, दोनों का इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या रहा है, 1 2 3 4 5। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है। ऑक्सीजन भी सेम आ रहा है, 2 ऑप्शन यहाँ पर, 2 ऑप्शन इसमें भी। हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C5H10 O2। इसमें भी क्या रहेगा, 3 + 3 6 2 8 9 और 10 C5H10 O। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट मीन्स आइसोमर्स तो है। अब फंक्शनल आइसोमर्स है या नहीं है वो चेक करना है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, अल्कोहल। तो दो अल्कोहल दे दिया गया है, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हो पाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हम डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दैट मीन्स फंक्शनल आइसोमर्स हो पाएगा। क्योंकि यहाँ भी COH का मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या यहाँ पे है, C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, इसका भी DU1 इसका भी DU1, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया, फंक्शनल ग्रुप डिफर है, दैट मीन्स फंक्शनल आइसोमर्स हो पाएगा। फर्स्ट का थर्ड भी करेक्ट है वहाँ पे। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते क्या है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी, उसमें बोला जा रहा है कि करंट रिलेशनशिप मेंशन इन ब्रैकेट। देखना यहाँ पर CH3ON डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3N डबल बॉन्ड O। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट इसमें एक्चुअल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे ONO कोई आगे का पार्ट है, वैसे इसको बोलते हैं नाइट्राइट, NITRET, नाइट्राइट, और इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसमें सर कार्बन वहाँ से पे कौन, CN का है नाइट्रल के लिए? नाइट्राइल नहीं, एक मिनट, यहाँ पे तो NITRITE, मैंने ई नहीं लिखा यहाँ पे है। अच्छा, नाइट्राइट है क्या? बिल्कुल ये टी है यहाँ पे, TE, नॉट नाइट्राइल। मैं फिर से क्लियरली लिख देता हूँ नीचे, NITRITE, ये नाइट्राइट है। नाइट्राइल तो होता है CN, ये नाइट्राइल नहीं है, ये नाइट्राइट ITE, ये नाइट्राइट ग्रुप हो गया। और ये क्या होता है तुम्हारा, NO2 नाइट्रो। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कार्बन के साइड से क्या कनेक्टेड है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन के साइड से क्या कनेक्टेड है, नाइट्रोजन। से डिफरेंट ग्रुप होता है, तो बोलता है नाइट्रो और ये नाइट्राइल। और जब ग्रुप डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, दैट मींस फंक्शनल आइसोमर। इस तरीके से सोचना है। डी ऑप्शन इसका, इसके डी ऑप्शन में एक में दिया हुआ है HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OCH CH3, और एक में और दिया हुआ यहाँ पे H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। इसमें नीचे नीचे वाले कंपाउंड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये कुछ बता कोई भी एक। एसिड एनहाइड्राइड। सही है बिल्कुल, ये क्या है इसमें, एसिड एनहाइड्राइड।
हाँ मानस बताओ, कुछ पूछ रहे हो? हाँ बताओ, क्या पूछ रहे हो, फिर से बताओ। सर हाँ सर बताओ। जो सेकंड ऑप्शन है ना, बी का हाँ सेकंड ऑप्शन, उसके अंदर हाँ। नाइट्रोजन के बाद एरो क्यों दिया है? एरो क्यों दिया हुआ उसमें? इस एरो का मतलब होता है, तो हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ेंगे वहां पर। देखिए दो एटम के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है तुम्हारा? कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो एरो दिया गया है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक तुम लोग दो ही बॉन्ड पढ़े हो गए, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, 10th में। और भी टाइप का बॉन्ड होता है। इस एरो का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़े, ये मतलब पढ़े तब तो हमने तो ठीक पढ़ा। है, पढ़े तब तो आइडिया होना चाहिए यहाँ पे। नहीं पढ़े जिनके लिए, तो उसके लिए अभी याद रखना है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं। जो एरो एरो लगा करके दिया जाता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो लोग नहीं पढ़े तो वो नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। इस एरो का मीनिंग बस इतना सा है अभी, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पर। ये क्या आ रहा था तुम्हारा? एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है तुम्हारा? एल्डिहाइड एंड ईस्टर। इसमें एनहाइड्राइड ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें ईस्टर एंड एल्डिहाइड। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पे। दैट मीन्स इसके बीच में रिलेशन क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर हो पाएगा। क्लियर है? यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, दैट मीन्स फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम इसमें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी एंड डी। देखो ये क्वेश्चन नहीं करना है अभी तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर का है जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देना है। which of the following on hydrogenation, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़ना है अभी हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जरूर कर सकते हो तुम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, HC डबल बॉन्ड O, OCH2 CH3 C2H5। और दूसरा कंपाउंड है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2OH। इसमें भी एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, दैट मीन दोनों का DU क्या होगा? 1। 4 का ये ऑप्शन करेक्ट है। बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स, वो भी करेक्ट है। इसमें फंक्शनल कौन सा प्रेजेंट है? ईस्टर। इसमें तुम्हारा कीटोन एंड अल्कोहल आ रहा है, तो फंक्शनल दोनों कंपाउंड का चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फंक्शनल आइसोमर। बोथ आर मेटामर्स, मेटामर्स नहीं है। जब फंक्शनल आइसोमर्स हो गया तो मेटामर्स नहीं हो पाएगा। मेटामर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। एंड डी ऑप्शन, बोथ हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला सेम है तभी तो आइसोमर्स आ रहा है। मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, तो आंसर ABD आ रहा होगा, फिर चेक करो उसका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है वहां पे, which is are incorrect about given structure। What is incorrect about given structure? क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है? एनहाइड्राइड और दूसरे में भी एनहाइड्राइड। दैट मीन्स फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं है वो, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है? एनहाइड्राइड। तो 5th का ए ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन की बात करें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि एक 3। रिंग भी है और 2 डबल बॉन्ड भी है, तो DU क्या हो जाएगा उसका? 3। वो भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करें, बोथ हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है, वो काउंट कर सकते हो तुम लोग खुद से। और डी ऑप्शन, यस बोथ आर मेटामर्स टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे का क्या होगा? मेटामर्स होगा। मेटामर्स क्यों होगा? क्योंकि एक स्ट्रक्चर में CH3 C डबल बॉन्ड O
यहाँ पे इस ऑप्शन के अलावा इधर 2 ही कार्बन आ रहा है, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में CH2 C डबल बॉन्ड 2, इधर 3 कार्बन आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स किसी एक साइड भी नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करते हैं ऑक्सीजन के अलावा, तो वो अगर डिफर कर रहा है दैट मीन्स मेटामर। तो C एंड D करेक्ट है, उसमें मेटामर्स है, एक दूसरे का D ऑप्शन। तो आंसर बोला जा रहा है इनकरेक्ट, तो आंसर ए भी आ रहा होगा, फिर चेक करो उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं करना है, उसमें नया नया टर्म आ रहा है, उसको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी नहीं करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 9 ये सारे को छोड़ देना है। 7, 8, 9 नेक्स्ट चैप्टर का वो आ जाता है जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, इतना हम लोग करते हैं यहाँ पे, इतना करो तुम लोग। तो जो भी एडवांस का टीपीपी है, लेक्चर नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, और जो एडवांस का टीपीपी है एक्सरसाइज 2 है मॉड्यूल का, उसको एक बार देख लोगे उसके कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद फिर एग्जाम में जाकर अच्छे स्कोर कर पाओगे। ऑर्गेनिक की बात करूंगा। चलो ठीक है, ये तुम लोग अभी तक डिस्कस ही कर रहे थे। कुछ चैप्टर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल भी लेक्चर है, कल हम लोग फिर इस टॉपिक को। हाँ बताओ सर। क्वेश्चन 6 के बी का मतलब क्यों रॉन्ग है वो बताओ ना एक बार। 6 का बी, तो 6 का जो बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है यहाँ पे तुम्हें, कुछ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। करेक्ट रिलेशन क्या है वहां पे? इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे आर पोजिशनल आइसोमर। अब चेक करो यहाँ पे है, इस टाइप से कुछ दे रखा है वहां पे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे तुम्हारा Cl है। दूसरे स्ट्रक्चर में तुम्हें इस टाइप का कुछ दे रखा है। तो खुद ही बता पाओगे यहाँ पे है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक Cl है। 10 कार्बन का रिंग है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? मेन चेन तो रिंग ही है, यहाँ पे नंबरिंग इस कार्बन से है। डबल बॉन्ड को लोएस्ट प्रायोरिटी देना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? इसमें भी कहाँ से नंबरिंग करोगे? यही डबल बॉन्ड यहीं से करना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका भी नेम क्या आ जाता? 3 क्लोरो डेक 1 इन, और इसका भी नेम सेम 3 क्लोरो डेक 1 इन। तो दोनों कंपाउंड तो सेम ही है, कुछ डिफरेंट होता तब तो पोजीशन आइसोमर्स होता। क्लियर है? यस सर। तो ठीक है, देखने में लग रहा है डिफरेंट है, बट एक्चुअल में जब नेमिंग करोगे तो दोनों कंपाउंड सेम ही है यहाँ पे। चलो और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम लोग। बाकी जो कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर का, तो उसको नहीं करना है अभी वहाँ पे। तो जब हम लोग पढ़ा लेंगे तो वो भी अपने आप हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। इसमें उस टाइम वो इंट्रोडक्शन तो कम से कम देखा यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो तुम लोगों को बुकलेट में मिला होगा, वो क्या रहता है? स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नेक्स्ट चैप्टर है, और कोई भी चैप्टर जैसे हम लोग फिनिश किए, तभी जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे तुम लोग, तो जो भी लेक्चर, जो भी तुम्हारा नोटबुक है, उसमें से कम 2-3 पेज छोड़ दोगे। कोई भी चैप्टर है, ये ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, कि कोई भी चैप्टर एंड हो रहा है, उसमें कम से कम 2-3 पेज छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो। उससे होता क्या है कि जब भी कहीं डिस्कशन में कुछ चीजें अगर छूट जाता है, तो कुछ पॉइंट ऐड करना होता है उस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन को ऐड करना है बाद में, वो वहां पे कर सको।
तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इसमें स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, और इसी को शॉर्ट में क्या बोलता हूँ, SI, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर दोनों अलग। बेसिकली दोनों अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे, दोनों अलग अलग है भी, बट तुम्हें एक ही बुकलेट में दिया गया है, इसलिए मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ दोनों का यहाँ पे। वहाँ के लोग पहले स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ही बुकलेट में, बट ये दो अलग अलग पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है यहाँ पे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली जैसे मान लो कि इसमें POC में क्या पढ़ना रहेगा, मान लो कि तुम्हारे पास अल्कोहल भी है, एक बीकर में अल्कोहल दिया गया है और एक बीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया गया है, या कोई भी दो ग्रुप दिया गया है। उसमें से तुम्हें पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई करना है कि किस बीकर में अल्कोहल और किस में एसिड है। अभी तो तुम लोग ऑफलाइन क्लास अगर होता है स्कूल वगैरह में तुम लोगों का या कॉलेज में, वहाँ पे प्रैक्टिकल करने को मिलता है। अब देखो कुछ बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे रेजिडेंस में प्रैक्टिकल करवाया जाता है क्या? यहाँ पे प्रैक्टिकल तुम्हें उसका थ्योरी बताया जाएगा, बट प्रैक्टिकल जो होता है तुम्हारा स्कूल वाले करवाते हैं, जो भी स्कूल वाले हैं या कॉलेज जो है वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं। या तुम लोग देखे भी होंगे 10th में जो साइंस पेपर होगा उसमें प्रैक्टिकल का मार्क्स मिला होगा तुम लोगों को, उसी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकल स्कूल में होता है। बट हम लोग यहाँ पे मेनली थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि प्रैक्टिकल तुम लोग खुद से कर सकते हो। ये तुम लोग जब POC पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे हम लोग, कोई भी अल्कोहल है, कोई भी दो ग्रुप है, दो अलग अलग बीकर में है, एक में अल्कोहल एक में एसिड है, उसमें पता करना कि कौन सा अल्कोहल है। उसमें कुछ रिएजेंट वगैरह होता है, कुछ अलग से लिक्विड होता है, जिसमें कि दोनों बीकर में अगर डालते हो, अल्कोहल वाले में भी और एसिड वाले बीकर में भी, तो वहाँ पे तुम्हें उसका कुछ कलर दिखेगा, आफ्टर रिएक्शन वो कुछ कलर शो करता है, और कुछ उसी कलर के बेसिस पे हम लोग बता पाते हैं कि एक अल्कोहल और एक एसिड है। वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा कलर आता है, क्या कलर करता है, शो करता है, कौन सा वो आगे का पार्ट है। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, तो नेक्स्ट शेड्यूल डाल देते हैं इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। और बेसिकली इस स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में 3 टर्म आता है यहाँ पे है। फर्स्ट टर्म है इसमें मोनोहेलोजिनेशन, मोनोहेलोजिनेशन। सेकेंड है इसमें, फर्स्ट है मोनोहेलोजिनेशन, सेकेंड है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, NaTiON। और थर्ड वन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। अब यहाँ पे जो 3 टर्म आ रहा है इसको समझना है यहाँ पे, मोनोहेलोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और ओजोनोलिसिस। यहाँ पे जो मोनोहेलोजिनेशन आ रहा है, ये जो प्रोसेस होता है
और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, और इस तरीके से लिख लोगे तुम लोग भी, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये दोनों जो आता है तुम्हारा इसमें, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मोनो हेलोजिनेशन होता है क्या है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। इसमें सबसे फर्स्ट है यहाँ पे, तो नेम से ही क्लियर था, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चर देख करके वहां पे कुछ टेस्टिंग होता है, वहां पे रिएक्शन करा करके पता करना कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दैट मीन हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट है इसमें मोनोहाइड्रोजिनेशन। मोनोहाइड्रोजिनेशन, मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, एक टर्म आ रहा है इसमें मोनो। वन। सही है, बिल्कुल वन सिंगल। सही है, बिल्कुल वन या सिंगल जो बोलो, तो मोनो मीन सिंगल। और हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्या होता है, कोई भी हेलोजन का जो भी हेलोजन ग्रुप का आ रहा था, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजन। ये भी पता है सब लोगों को कि Yes, sir. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजन। अब हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन प्रोसेस क्या होता है, इसका एग्जैक्ट हम लोग डिफिनेशन अभी नोट करते हैं और उसके बाद फिर समझते हैं क्या होता है। तो मोनो हेलोजिनेशन में इसमें ध्यान से देखना है यहाँ पर, इसका हम लोग डेफिनेशन पहले लिख लें यहाँ पर। इफ एन अल्केन और साइक्लोअल्केन, ब्लैक से लिखता हूँ, ज्यादा विजुअल हो गया है। इफ एन अल्केन, if an alkane or cycloalkane if an alkane or cycloalkane is treated with, in bracket reacted with, जो भी टर्म यूज करो, if an alkane or cycloalkane is treated या reacted, REAC, ये क्या रहा है तुम्हारा, CTED। क्लियरली टर्म सब यहाँ पे treated या reacted with, treated के बाद इन ब्रैकेट reacted with हेलोजन, हेलोजन इन ब्रैकेट X2। हेलोजन को इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल X से, X2। इन प्रेजेंस ऑफ, with halogen in presence of sunlight, in presence of sunlight, in which
1 CH बॉन्ड, 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। CH बॉन्ड का मतलब क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। 1 CH बॉन्ड, 1 CH बॉन्ड breaks and 1 CX bond, carbon hydrogen bond, 1 CX bond is formed. 1 CH bond is bond breaks and 1 CX bond is formed. Full stop. In this reaction, in this process, one CH bond is replaced by in this process, one hydrogen atom is replaced by one hydrogen atom. सिंपल सा है यहाँ पर, वन हाइड्रोजन एटम। लास्ट में कुछ अगर दिक्कत आ रहा है राइटिंग में तो मैं रीड भी कर देता हूँ। इन दिस प्रोसेस one hydrogen atom is replaced by one hydrogen atom, and this reaction is called monohalogenation, या this process is called monohalogenation। यहाँ पे सिंपल सा है, वो रिएक्शन अभी देखेंगे तो पता चलेगा तुम्हें। इस प्रोसेस में मानस कुछ पूछ रहे, बताओ। सर इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? देखते लो अभी, तो अभी कुछ अभी आगे पढ़े ही नहीं है, बस थोड़ा वेट करो। इसमें क्या होगा हम लोग देखते हैं। वहां पर मैंने क्या लिया हुआ यहाँ पे X2, ये तो मैंने सिर्फ लैंग्वेज लिखा हुआ, आगे जब रिएक्शन लिखेंगे तो फिर वहां पे पता चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। मैं रीड भी कर देता हूँ दोबारा। इफ एन अल्केन और साइक्लोअल्केन इज ट्रीटेड विद या रिएक्टेड विद हैलोजन X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट in which one CH bond breaks and one CX bond is formed in this process, that is कर लिख सकते थे, that is one hydrogen atom is replaced by one halogen atom, is called monohalogenation process। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब लोग? सर यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। अब यही जो मैंने लैंग्वेज में लिखा है इसी को हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखें, अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी अल्केन हो, क्या लेना है इसमें हम लोगों को? जब भी ये प्रोसेस कराएंगे मोनोहाइड्रोजनेशन, ये किसके लिए होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स अल्केन या साइक्लो अल्केन। यहाँ पे हम एग्जांपल जो लेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा कोई भी अल्केन हो, मान लेते हैं कि RH हो, कैपिटल R लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, वहां पे एक H भी है, तो RH हो। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? X2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर HNO यहाँ पे लिखा रहेगा तुम्हें। ऐसा कुछ पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोग? यस सर, एनर्जी। E इक्वल टू, बिल्कुल एनर्जी के फॉर्म में E इक्वल टू HNO पढ़े हो गए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे HNO के फॉर्म में इसको एनर्जी दिया जाए इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, या फिर सनलाइट के फॉर्म में रिएक्शन को कराते हैं यहाँ पे। तो दोनों में से कुछ भी लिखा रह सकता है, HNO या फिर सनलाइट। क्लियर यहाँ पे है? अब इसमें जो ओवरऑल जो लैंग्वेज था उसमें क्या होता है कि जो एक RH बॉन्ड है, और R का मतलब क्या है? कोई कार्बन होगा यहाँ पे, तरीके से मैं लिख भी देता हूँ, CH3 CH2, और एक ये H किससे कनेक्टेड है? कार्बन से। R का मतलब क्या था? अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे जब ये एक H आता है, एक H रिप्लेस हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक होता है यहाँ पे है, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा?
इसी एक H को रिप्लेस किया जाता है एक हाइड्रोजन से। कैसे होता है तो देखेंगे हम लोग अभी, बट यहाँ पे जो लैंग्वेज आ रहा है, इन दिस प्रोसेस वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या होगा, 2x2 आ रहा है, दैट मीन्स 2x आ रहा है यहाँ पे। एक x जो होगा एक h को रिप्लेस करेगा यहाँ पर, और h को रिप्लेस कर, दैट मीन्स h को हटा के खुद x आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2x में से एक x तो इसके पास आ गया, एक x कहाँ पे जाएगा, वो जो एक x यहाँ से बाहर जाता है वो इस h के साथ एसोसिएट हो जाता है, और वो h क्या बना लेता है, वो HX। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था यहाँ पे स्टार्टिंग में मानस का आ रहा था कि सर इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर जाता है क्या? नहीं, इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं जाता। यहाँ पे क्या बन जाता है तुम्हारा, हाइड्रोजन हाइलाइड बन जाएगा HX। मान लेते कि H2 की जगह Cl होता, ये क्या बन जाता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है यहाँ पे। ये हाइड्रोजन हाइलाइड बन जाता है इसमें, हाइड्रोजन हाइलाइड। क्लियर है यहाँ पे है। अब इसका देखो प्रॉपर मैकेनिज्म भी होता है RH का, ये प्रोसेस कैसे होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, बट ये मैकेनिज्म आगे का पार्ट है। इस मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ और चीजें भी रिक्वायर्ड होगा, और भी पढ़ना रहेगा कुछ चीजें। बट यहाँ पे इतना समझ सकते हैं कि रिएक्शन में जब हम लोग प्रोडक्ट लिख रहे होंगे यहाँ पे, इसमें सिंपली क्या करना रहेगा, ये जो H है इस H को हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे एक X से। क्लियर है यहाँ पे, और एक X कहाँ गया, H के साथ चला जाएगा, वो HX बना लेता है यहाँ पे। तो मेनली जो यहाँ पे RH बन गया, इसको लोग इन जनरल क्या बोलते हैं यहाँ पे, R को क्या बोलते हैं अल्काइल, और X को हाइलाइड। ये क्या बन जाता है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, अल्काइल हाइलाइड। और बाकी ये HX को बोलते हैं इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई बता सको इसमें? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड और कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? सर जिस कंपाउंड में कार्बन हो, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन और ऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक। सही है, इसमें सिंपल सा है कि किसी कंपाउंड्स में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल तरीका कि कार्बन प्रेजेंट है दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन नहीं है उसमें दैट मीन्स वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है वहां पे है। इसमें HX में कोई भी कार्बन नहीं है यहाँ पे है। कार्बन से वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते भी हैं कार्बन का केमिस्ट्री। क्यों कार्बन का केमिस्ट्री? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें तो कार्बन होगा ही होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मीन्स एक कार्बन का ही केमिस्ट्री है, और उसमें पूरा एक अलग ब्रांच हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये कुछ हम लोग बेसिक स्टार्ट किए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे अगर हम लोग कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे टाइम भी हो रखा है, तो फिर जो कुछ लोग मैक्सिमम लोग प्रेजेंट हो यहाँ पे है, बट हम लोग कल से फ्री है, यहाँ से हम लोग कल भी लेक्चर है, कल से यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बस एक डिफिनेशन लिखा यहाँ पे है। तो कल का जो लेक्चर हो वो इम्पोर्टेंट होगा इसको समझने के लिए, तीनों पार्ट को। कल का लेक्चर इम्पोर्टेंट है, कल वो यहाँ से डिटेल में समझेंगे। कल वो इसी रिएक्शन से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे, फिर और एग्जाम्पल लेकर के प्रोसीड करेंगे हम यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? बाकी ये तो लोग पढ़ाएंगे कल का, बस लेक्चर अटेंड करना, उसको ध्यान से सुनना है। बाकी तुम लोगों का भी कोई होमवर्क नहीं है मेरे तरफ से। होमवर्क तुम लोगों का बस यही है कि तुम लोग बस अच्छे से प्रिपेयर करो। उसमें नोमेनक्लेचर पूरा, क्वेश्चन नोमेनक्लेचर, टेबल अभी भी जिनको लर्न नहीं है टेबल को याद करो, और आइसोमेरिज्म का जो क्वेश्चन है उसको भी कुछ प्रैक्टिस करके जाना है उसमें, स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको जब नंबर ड्रॉ कर रहे हो 4 या 5 जितना भी आइसोमर्स आ रहा है, उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करोगे कि कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर कोई छूट तो नहीं गया या कोई रिपीट तो नहीं कर गया। ऐसा नहीं कि बार बार देखते रहना है, पर जब स्ट्रक्चर ड्रॉ के तो एक बार फाइनली सोच लेना उसमें, 10-20 सेकंड लगेगा,
क्रॉस चेक करने में। और बाकी नोमेनक्लेचर का जो, हाँ बताओ सर। वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो आपने टेबल भेजा था वो भी लर्न करना है? नहीं, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। मैंने कुछ उसमें टिक करके लगाया हुआ है वहाँ पे, उसमें अगर देख सकते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टिक किया उसको बस देखना है वहाँ पे। देखते देखते वो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन बैठ के सबको रट रहे हैं। चार चार पांच पांच भी करते जाओगे तो वो याद हो जाएगा। बट अगर चाहते हो कि 100% स्कोर करें तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि कॉमन नेम से दे दे, तो हो सकता है कि कॉमन नेम से दे एक आध क्वेश्चन, तो उसको भी कर पाओ जब वो टेबल को देखोगे एरोमेटिक कंपाउंड वाले को। बट इसका ये नहीं कि सिर्फ उसी में लगे रहें, और उसको अगर याद अभी तक नहीं किए तभी फिर लास्ट टाइम में याद करने की जरूरत नहीं है उसको। बाकी चीजें हो गया तो उसको भी एक बार देख सकते हो, क्योंकि एक आध क्वेश्चन वहां से भी कॉमन नेम से आ सकता है। चलो, और भी कुछ डाउट हो तुम लोगों का पूछ सकते हो अभी। बाकी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एडवांस का, एडवांस का पेपर अभी दिए तुम लोग एक भी, शायद एक पेपर दिए होगे पहले, उसमें बस यस सर, जो एक भी, दिए। चलो ठीक है, उसमें जो तो ठीक है, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है वो हर बार चेंज होते रहेगा तुम्हारा। जो भी सेक्शन स्टार्ट करते हो उसमें सॉल्व करना, तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करना है वहाँ पे, और उसके बाद प्रोसीड करना है। और बाकी जब मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा एडवांस के पेपर में। 6 आवर बैठना है, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट टास्क होता है स्टार्टिंग में, बट वो अभी से ही प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तो 2 साल को जब फाइनल पेपर दोगे तो फिर वहाँ पे प्रैक्टिस हो पाएगा बैठने का हिस्सा। तो दोनों पेपर देना है, ऐसा नहीं कि एक पेपर दे लिए। पेपर में बहुत कुछ, एडवांस के पेपर में तुम्हें बहुत कुछ पेशेंस रखना होता है। हो सकता है कि पेपर होना अच्छा नहीं गया कुछ लोगों का, उसको जब पेशेंस रखोगे तो हो सकता है कि पेपर तो तुम्हारा अच्छा चला जाए सेकंड पेपर। ऐसा नहीं कि एक पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है उसी के बारे में सोचना है, उसको भूल जाना, फिर पेपर 2 पे कंसंट्रेट करना है। ये सारी चीजें अभी टाइम मैनेजमेंट हर कुछ अभी से ही सीखना है धीरे धीरे। और जो भी बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन हो, तो ऐसा नहीं कि उसी क्वेश्चन में अटक के 10-20 मिनट टाइम बर्बाद कर दिए। 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा ज्यादा उसको 3 मिनट दिए, 4 मिनट दिए, नहीं हो रहा है, फिर आगे बढ़ जाना है वहाँ पे। एक ही क्वेश्चन में अटके हुए नहीं रह जाना, क्योंकि हो सकता है कि आगे कुछ और आसान क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में अगर अटके अटके रह जाओगे वहाँ पे तो आसान क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें एडवांस के पेपर में, इवन मेंस के पेपर में भी ध्यान रखना होता है। चलो ठीक है, जब एग्जाम दोगे वहाँ पे ये सारी चीजें ध्यान रखना है वहाँ पे। तो ठीक है, अभी फिर मैं सेशन एंड करता हूँ। बाय सर। ओके, बाय।